ख्वाबों का कारवां आज हुमा कुरैशी पार्ट 2। ईसा को पाकिस्तान वापस आए एक माह गुजर गया था। वो धीरे धीरे रूटीन पर वापस आ रहा था। वो स्टडी में मौजूद था जब इनके मोबाइल पर कोई नंबर जगमगाया था। इन्होंने अजनबी नंबर देख मतजब होते कॉल रिसीव की थी। दूसरी जानिब से समातों से टकराती आवाज पर इनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। अरे इब्तिसाम साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मैं मुकद्दस की फुप्पो बात कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। दिल तो कब से चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो, बस हिम्मत नहीं हुई। आप तो इतने बड़े आदमी हैं, हमारी कहाँ मजाल कि आपको ज़हमत दें। इब्तिसाम साहब ने पेशानी पर तक आती शिकन को हाथ से हल्का दबाया। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? कोई ख़ास बात? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। अरे भाई, क्या ख़ास बात होगी? बस यही कि एक छोटा-सा मसला था, तो मैंने सोचा कि आप जैसे बड़े और समझदार इंसान से बात कर ली जाए। वरना आप जानते हैं हम जैसे लोग किस काबिल के आप जैसे बिज़नेस टाइकून को तंग करें। असल बात कहिए, वक़्त ज़ाया मत कीजिए। इब्तिसाम साहब ने गहरी सांस ली। हाय हाय, आप तो हमेशा सीधी बात कहते हैं। बस यही कि मुकद्दस का मामला है। आपको तो मालूम है ना कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जान से प्यारी भतीजी है। माँ बाप के जाने के बाद बिल्कुल तनहा हो गई है। मगर आप तो जानते हैं हालात कैसे हैं। क्या कहना चाहती हैं, खुलकर बोलिए। दरअसल मुकद्दस की माँ ने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए हैं। ना खर्चे का पूछा, ना बच्ची की जिम्मेदारी ली। और मैं एक आम सी औरत, महदूद वसाइल, मेरा शौहर की कोई ख़ास आमदनी नहीं है, और फिर ऊपर से मुक़द्दस की कफ़ालत का बोझ। मैं तो सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि ये बच्ची किसी अच्छे हाथों में चली जाए, किसी अच्छे ख़ानदान का हिस्सा बने जहाँ इसका मुस्तक़बिल महफ़ूज़ हो। इब्तिसाम साहब ने पेशानी मस ली और इनकी बातों का मफ़हूम बख़ूबी समझ रहे थे। तो आप चाहती हैं कि हम इसकी ज़िम्मेदारी ले लें? अरे भाई, आपने कह दिया तो समझे मुक़द्दस का नसीब सँवर गया। आखिर वो आपके ख़ानदान की इज़्ज़तदार बेटी है, और वैसे भी आप जैसे खुदा तर्स लोगों के दर पर आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैंने तो सिर्फ़ आपसे मशवरा करना था कि अगर आप इसे कबूल कर लें तो इसकी ज़िंदगी बन सकती है। आप सीधी बात करें। इब्तिसाम साहब ने दो टोक लहजे में पूछा। हाय! नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस चाहती थी कि एक बार आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ। हम गरीबों का घर तो आपके जूते की खाक के बराबर भी नहीं, मगर हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो जाएगी। और हाँ, मुक़द्दस के मुस्तक़बिल पर भी आपकी राय ले सकूँगी। इब्तिसाम साहब लम्हे भर को खामोश रहे। वो इस मकार औरत से बखूबी वाकिफ थे, मगर मुकद्दस का मामला वाकई हसास था। ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या नसीब वाले हैं हम। चलिए, मैं बस चाय का बंदोबस्त कराती हूँ और मुकद्दस को भी तैयार होने का कहती हूँ। आखिर वो आपसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। झूठ से काम लेते, वो इठला कर बोली, काल खत्म हो चुकी थी। मगर इब्तिसाम साहब को मालूम था कि मामले को संजीदगी से हल करना था, मगर इससे कबल उन्होंने अपने भाई से मशवरा करना बेहतर समझा था। अब्दुल्ला हाउस के बाहर गाड़ी एक झटके से ठहरी थी। रात का वक्त था, मगर घर की रोशनियां अब भी जगमगा रही थी। मुकद्दस की खाली खाली निगाहों से गेट को देखा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते इब्तिसाम साहब ने मुकद्दस को भी साथ आने का इशारा किया था। चलो बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर चलते हैं। मुकद्दस ने बेख्तियार अपने दुपट्टे का किनारा मुट्ठी में दबा लिया था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर जाने के ख्याल से ही बोझ सा महसूस होने लगा था। वो एक लम्हे को झिझकी, मगर फिर खामोशी से गाड़ी से बाहर आ गई। घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना घर है। इब्तिसाम साहब ने इसके तासुरात भांप कर नरम लहजे में कहा था। मुकद्दस ने सर हिलाया, मगर कदमों में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। वो निचले लब को दांतों में दबाकर इन्हीं की हमराही में साथ आई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हाल में सब पहले से मौजूद थे। एक ईसा ही था जो किसी इंटरव्यू की वजह से इस्लामाबाद गया हुआ था। आओ बेटा, आपका अपना घर है। जैसे ही मुकद्दस ने हाल में कदम रखा था, सबने ही कुछ असलूबी से इसका खैर मकदम किया था। शुक्रिया आंटी, कैसी हैं आप? आयशा बेगम ने आगे बढ़कर मुकद्दस को गले से लगाया था। इनसे मिलो, ये तुम्हारे बड़े ताया अब्बू अर्शिमान अब्दुल्ला और चचा उस्मान और चची फरीहा। उन्होंने सबसे तारुफ कराया। सबने बारी बारी इसके सर पर हाथ रखा था। भाई आयशा, हमारी बेटी को इसका कमरा दिखाएं। बच्ची पहले आराम करेगी।
फिर सबसे तफसीली मुलाकात होगी। इब्तिसाम साहब ने मुकद्दस को झिझकते देख मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम थक गई होगी। मुकद्दस ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर दिल में हलचल सी मची हुई थी। क्या वाकई इसने सही फैसला किया था? क्या ये घर इसे अपना बना सकेगा, या हमेशा की तरह धुतकार इसका मुकद्दर ठहराई जाएगी? मगर वो कहाँ जानती थी कि अब्दुल्ला हाउस की दहलीज पार करते ही मुकद्दस की जिंदगी का एक नया बाब खुल चुका था। आयशा बेगम फैमिली सर्वेंट की आवाज पर इसे रूम तक छोड़ती खुद वहीं से पलट गई थी। गेस्ट रूम का दरवाजा धीरे से खोलकर मुकद्दस ने अंदर कदम रखा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जिंदगी में पहली बार इतना शानदार घर में आई थी, और ये कमरा जैसे किसी ख्वाब की ताबीर जैसा था। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, एक हल्की मध्यम सी खुशबू इसके नथनों से टकराई। शायद किसी कीमती परफ्यूम या खुशबूदार मोमबत्ती की महक थी। झटपट लड़कता बड़ा सुनहरी फानूस रोशनी की किरणें फर्श पर बिखेर रहा था। वो आंखें झपकाए बगैर सब कुछ इश्तियाक भरे अंदाज में देखती रही। वो दबे पांव चलते हुए एक तरफ रखी मखमली सोफे सेट के करीब आई। इसने नरमी से इसे छुआ और फिर निगाहों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम गई तो लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट सजाए वो लब खींच गई। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर नजर पड़ी तो जरा मुतज्जिब सी करीब आई थी। एक में नीला समंदर था तो दूसरे में किसी औरत की अधूरी सी छवि। ये क्या आर्ट है? आधा चेहरा बनाया और बाकी अधूरा छोड़ दिया। अमीर लोगों की भी समझ भी अमीरों जैसी होती है। इसने हल्की आवाज में खुद साख्ता सरगोशी की और फिर लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सामने मौजूद शीशे की बड़ी खिड़की से बाहर का नजारा बेपनाह खूबसूरत था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। वो एक जानिब खूबसूरत फव्वारा बह रहा था जिसका पानी मोती की तरह चमक रहा था। अभी वो मजीद चीजों को देख रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। मुकद्दस चौंक कर पलटी और फौरन सीधी हो गई, जैसे किसी चोरी पर पकड़ी गई हो। बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि आप फ्रेश होकर नीचे आ जाएं, डिनर लग गया है। आपकी जरूरत का सारा सामान यही रूम में मौजूद है। मुलाजमा सर झुकाए मौदीबाना अंदाज में इनका पैगाम पहुंचाती वहीं से पलट गई थी। मुकद्दस ने एक गहरी सांस भरी। उफ मुकद्दस, 4 दिन मनाहिल के साथ साथ रहकर तुम भी इसकी तरह हर चीज को ललचाई हुई निगाहों से देख रही हो। बैड मैनर्स। खुद को खुद ही सर्जनिश करती वो वॉशरूम की जाने पड़ी थी। मुकद्दस ने डाइनिंग रूम में कदम रखा तो सबने भी खुशगवार अंदाज में मुस्कुरा कर देखा था, ताकि इसकी झिझक कम हो सके। सामने लंबी खूबसूरत शीशे की मेज पर सुनहरी किनारों वाली सफेद प्लेटें रखी थी और इनके गिर्द चमकते कांटे चम्मच तरतीब से सजे थे। सर्वेंट टेबल के इर्द गिर्द नजरें बिल्कुल सामने मरकूज किए हाथ बांधे मौदिब अंदाज में खड़े थे। मुकद्दस बेटा, आओ यहाँ बैठो। ग्रैंडपा इब्तिसाम अब्दुल्ला ने खुशदिली से मुस्कुराते कहा। आंखों में शफीक सा तासुर था और इनके लहजे में अपनायत थी जो मुकद्दस को थोड़ी हिम्मत दे गई थी। वो धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी कुर्सी संभाली। मुकद्दस बच्चे, उम्मीद है कि आप इसे अपना ही घर समझेंगी और तकल्लुफ से परहेज करेंगी। वो इन सब का मोहब्बतों का शुक्रगुजार थी, जिन्हें ना तो इसे झिड़का था ना ही किसी किस्म की बेहिसी दिखाई थी। हमारे घर में सब मिलकर खाने को बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे, आप भी रिलैक्स होकर खाओ। ये उस्मान साहब थे। मुकद्दस ने नजरें झुकाकर सर हिलाया, मगर अब वो जरा तजब्बस का शिकार होती मुख्तलिफ डिशेस को देख रही थी, जहां लाइन से ढेरों खानों का अंबार चुना हुआ था। शाही कोफ्ते भी अपनी महक से इश्तहार बढ़ा रहे थे, जिन्हें जाफरानी सालन में डिबोकर पेश किया गया था। साथ में गोल्डन फ्राइड कबाब, चिकन मलाई बोटी, बिरयानी, फिश प्रॉन्स और ताज़ा खमीरी नान रखे थे। रायते में हल्के से भुने हुए जीरे की खुशबू आ रही थी और एक तरफ फिरनी और गुलाब जामुन भी मौजूद थे। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद इतने लजीज खाने वो आज देख रही थी, बल्कि वो तो इनकी खुशबू भी भूल गई थी, वरना इसकी माँ इसकी पसंद की हर चीज बनाकर खिलाती थी। मुकद्दस, तुमने कुछ लिया नहीं? आयशा ने इसे कंफ्यूज देख इसकी मुश्किल आसान करते खुद ही सालन प्लेट में डाला था। और ये बिरयानी तो आपने ज़रूर खानी है। ये हमारी स्पेशल है क्योंकि ये मैंने खुद अपनी बेटी के लिए बनाई है। जी ज़रूर, बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। मुकद्दस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ प्लेट आगे बढ़ाई। एहतमाम देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब इसके लिए था। मुकद्दस ने पहला निवाला लिया तो बेसाख्ता माँ की याद सताई थी। बिरयानी इसकी फेवरेट थी और वो बहुत मोहब्बत से इसके लिए बनाती थी। मुकद्दस, आपको पता है, बिरयानी हमारे घर में सबकी फेवरेट है, सिवाय एक शख्स के।
عثمان صاحب نے اسے نروس دیکھ بات کا آغاز کیا۔ پوچھو کس کے؟ کس کے؟ بھائی اس گھر کے لاڈلے اکلوتے چشم چراغ کے، اور تمہیں پتا ہے میرام اور عیسیٰ کی بہت لڑائی ہوتی تھی۔ عیسیٰ کو ہر بار پلاؤ چاہیے ہوتا تھا اور میرام کو بریانی۔ تو پھر بابا صاحب نے فکس کر دیا کہ اب جب بھی مینیو میں بریانی ہوگی تو عیسیٰ کا پلاؤ بھی لازمی ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہے تھے۔ تو پھر آج بھی ایسا ہی ہوا ہے کیا؟ وہ ذرا دلچسپی سے استفساریہ گویا ہوئی۔ نہیں، کیونکہ اب میرام کی شادی ہو چکی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہلکے نمک مرچ والی چیزوں پر آ گئے ہیں، اس لیے اب ہم بھی پلاؤ ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ بریانی تو ہم نے آپ کی وجہ سے آج مینیو میں رکھوائی ہے، کیونکہ آپ بچوں کے آگے دنیا کی نعمت ایک طرف اور بریانی ایک طرف۔ عثمان صاحب نے ذرا آنکھیں گھما کر کہا تھا، کیونکہ ان کی لاڈلی کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میرے بابا بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ مقدس اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں چھوڑ کر یہ ابلے ہوئے چاول کھاتی ہو۔ وہ یکدم باپ کو یاد کر کے بے ساختگی میں بول گئی، سب یکدم خاموش ہو گئے تھے۔ وہ میرا مطلب میرے بابا، وہ خجل ہوئی۔ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ بھائی بریانی بھی اچھی ہوتی ہے مگر باقی نعمتوں کو یوں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ اتفاقیہ بولے، ساتھ ہی سب مسکرا دیے تاکہ وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ عبداللہ صاحب بہت محبت بھری نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ملیحہ اور میرام کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جو انہیں دل کے نزدیک محسوس ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ آخر۔ وہ انہی کے بھائی کا خون تھی، اس خاندان کا خون تھی۔ عبداللہ ہاؤس کے لان میں صبح کی تازگی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے چہچہا رہے تھے، ہلکی ہلکی خنکی میں ہوا کے جھونکے سبزے کو ہلا رہے تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ عیسیٰ اپنے روزمرہ روٹین کے مطابق جاگنگ سے لوٹا تھا۔ ہلکی سانسیں بحال کرتا ہوا وہ گیلری میں داخل ہوا۔ دراز کا دامت، کثرتی جسم اور خوبرو چہرہ تر و تازہ تھا۔ کالی ٹریک پینٹ اور سفید ٹی شرٹ میں اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ نمایاں لگ رہی تھی۔ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں میں ہلکی نمی تھی، شاید پسینے یا پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے۔ کلائی پر اسمارٹ واچ بنی ہوئی تھی جو اس کے قدموں کی رفتار اور کیلوریز گن رہی تھی۔ وہ تولیے سے گردن پہنچتا ہوا سیدھا کچن کی طرف بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فریج کھولی اور پانی کی بوتل نکالی۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی آنکھیں موند کر تازگی محسوس کی، پھر نگاہیں گھمائیں۔ کچن میں کوئی کھڑا تھا، لمبے بالوں والی کوئی لڑکی تھی جو کاؤنٹر کے قریب کسی الجھن میں گم تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو یا کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اسے کی طرف نہیں تھا، بس پشت دکھائی دے رہی تھی۔ سفید رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ اسے کوئی ملازمہ لگی تھی۔ ظاہر ہے ان کے گھر میں بھلا لڑکی کہاں سے آ گئی تھی؟ میرام پٹاخہ تو اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ عیسیٰ نے ایک نظر ڈالی اور معمول کے مطابق گویا ہوا، میرے لیے ایک گلاس فریش جوس نکال دو، اور ہاں، بے وقوفوں کی طرح اس میں چینی ڈال کر شربت مت بنا دینا۔ وہ ذرا بیزاری سے بولتا، بغیر اس کا جواب سنے یا پلٹے انتظار کیے واپس باہر نکل گیا۔ پہلے ایک ملازمہ یہ کارنامہ کر چکی تھی۔ مقدس جو کہ گلاس پکڑے سوچوں میں گم تھی، اچانک کسی مردانہ آواز سن کر چونکی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑنے کی کوشش کی مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ یہ مجھ سے کہہ رہے تھے؟ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی اور فوراً اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے کوئی ملازمہ لگ رہی تھی؟ یا اللہ، کیا پپو کے گھر میں ملازموں کی طرح کام کر کے میں واقعی ملازمہ جیسی ہو گئی ہوں؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، چہرے پر ہلکی لالی دوڑ گئی۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ بھلا وہ جو بھی تھا، اس نے اسے ملازمہ ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ کیا صفائی دیتی؟ کس سے کہتی کہ وہ ملازمہ نہیں؟ وہ بس بے بسی سے کچن کے سنک کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچتی رہی، اف کتنی سبکی کی بات ہے۔ اف مقدس، چل بھاگ جائے یہاں سے۔ پتہ نہیں آنٹی لوگ کہاں چلی گئیں۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی، اٹھ تو سبھی جلدی جاتے تھے، مگر آج اتوار کا دن تھا تو سب سو رہے تھے۔ مقدس عائشہ بیگم کے کہنے پر ناشتہ کرنے کچن میں چلی آئی تھی، مگر یہاں تو عجیب ہی سین ہو گیا تھا۔ عیسیٰ فریش ہونے کے بعد دوبارہ کچن کی طرف آیا تھا۔ اس بار وہ سادہ مگر اسٹائلش نیوی بلو شرٹ اور گرے ٹریک پینٹ میں ملبوس تھا۔ بال سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے تھے اور چہرے پر تازگی تھی۔ صبح کی روٹین کے مطابق اب اسے فریش جوس چاہیے تھا، جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ سے مانگا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا، اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی تھی۔ عائشہ بیگم انڈا فرائی کر رہی تھی۔ مما، عیسیٰ نے ذرا حیرانی سے کہا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جوس تیار ہو گیا؟ عائشہ بیگم نے چمچ چلاتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ جوس؟ کس نے بنایا؟ او، آپ آ گئے بچے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ عیسیٰ نے بھویں اچکائیں۔
जो मुलाज़मा भी यहाँ थी, मैंने इसे कहा था। आयशा ने नासमझी से इसे देखा। यहाँ तो पिछले 15 मिनट से कोई मुलाज़मा नहीं आई। मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ। ईसा की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दर आई थी। लेकिन मैंने खुद एक लड़की को देखा था, लंबे बाल, सफेद लिबास, किचन काउंटर के करीब खड़ी थी। मैंने इसे जूस निकालने का कहा और वो बात अधूरी छोड़कर दोबारा इर्द-गिर्द देखने लगा, जैसे इस लड़की को तलाश कर रहा हो। इस लड़की के खूबसूरत और लंबे बालों का इसने बगौर जायजा लिया था, मगर सिर झटक गया। मगर वो इसका वहम तो हरगिज़ नहीं हो सकती थी। लगता है तुम्हें सुबह-सुबह कोई वहम हो गया है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। आयशा ने हंसी दबाते हुए कहा, जानकर इसे छेड़ तो है, मुकद्दस के बारे में नहीं बताया था। वहम? ईसा ने हल्की सांस खारिज की और माथे पर हाथ फेरा। लेकिन मैंने चलें छोड़ें, हो सकता है। वो खुद को उलझन से निकालने के लिए सर झटक कर किचन काउंटर के करीब आ खड़ा हुआ था। वैसे अगर वो कोई हसीन परी थी, तो फिर तुम्हें इस वहम को संजीदगी से लेना चाहिए। आयशा ने मुकद्दस के लिए चाय निकालते हुए शरारत से कहा था। ईसा ने जरा खफगी से इन्हें देखा, फिर नजर चूल्हे की तरफ घुमा ली, लेकिन इसके दिमाग में अब भी वही लड़की घूम रही थी। वो लड़की इसका वहम तो हरगिज नहीं हो सकती थी। और भला वो क्यों लड़कियों की आत्माओं को देखने लगा? जरूर कोई मुलाजमा थी। वो सोचकर सर झटक गया था। जब ही आयशा बेगम इसे 2 मिनट में वापस आने का कहती, खुद मुकद्दस के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो शायद झिझक कर वापस रूम में बंद हो गई थी। मुकद्दस अभी दोबारा से नीचे जाए या ना जाने की कश्मकश में ही गहरी हुई थी, जब हल्की सी दस्तक की आवाज पर इसने जरा गड़बड़ा कर इसकी जानिब देखा था। दरवाजा आहिस्ता से खुला और किसी के दबे कदम अंदर आने की आहट महसूस हुई। अस्सलामुअलैकुम बेटा। ये आवाज सुनकर मुकद्दस ने फौरन घबराहट में सीधी खड़ी हो गई, मगर जल्दी में दुपट्टे से उलझी और वो बामुश्किल खुद को संभाल पाई थी। आराम से बच्चे। इन्होंने इसकी बौखलाहट पर सरजनिश की। वो हाथों में नाश्ता लिए खड़ी थी, चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट सजाए। इनके हाथ में मौजूद नाश्ते की ट्रे देख मुकद्दस को शर्मिंदगी सी हुई थी। आप यहाँ? मुकद्दस की हल्की आवाज निकली थी। वो नजरें झुकाते हुए फौरन ट्रे थामने की गर्ज से आगे बढ़ी। बाबा जान ने खास तौर पर कहा था कि आपका खास ख्याल रखा जाए। वो चाहते थे कि तुम आराम से घुल मिल जाओ और मैं भला उनके हुक्म को कैसे टाल सकती थी। ये कहकर वो करीब आई और छोटी टेबल पर नाश्ता रख दिया। गरम गरम पराठा, हल्का सा मक्खन लगा हुआ था, साथ में उबले हुए अंडे और ताजे जूस का ग्लास। मैं नीचे आकर सबके साथ खा लेती। वो लब दांतों तले दबा गई थी। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें आना ही है, लेकिन पहले हल्का नाश्ता कर लो ताकि चक्कर ना आए, फिर सबके सामने दोबारा खा लेना। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुकद्दस ने हिचकिचाते हुए नजरें झुकाईं। ये तकल्लुफ नहीं, मोहब्बत है, आयशा ने शौकी से कहा और इसका गाल नरमी से थपथपाया। मुकद्दस ने तशक्कुर भरी निगाहों से इसकी जानिब देखा। वो शायद मुद्दतों बाद किसी की ऐसी खालिस मोहब्बतों का मरकज बनी थी। अच्छा ठीक है, थोड़ा-सा खा लेती हूँ, इसने हल्की सी आवाज़ में कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गई। आयशा मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते हुए पलटकर कहा, जल्दी तैयार होकर आना, सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। दरवाज़ा बंद होने के बाद मुकद्दस ने गहरी सांस ली और नाश्ते की तरफ देखा। अभी कुछ देर कबल ही मुलाजमा इसे पैगाम देकर गई थी कि सब लोग नीचे नाश्ते पर इसका इंतजार कर रहे हैं। वो ज़रा हुलिया दुरुस्त करती रूम से बाहर आई। ज़रा घबराहट भी हो रही थी। शायद अब टेबल पर वो ईसा नामी शख्स भी हो, जिसने इसे मुलाज़मा ही समझ लिया था। मुकद्दस ने गहरी सांस ली और चलती हुई मेज़ तक आई थी। सबको अपना मुंतज़िर देख इसे एक बार फिर हैरानी हुई। सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। ग्रैंडपा इब्तिसाम अब्दुल्ला अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे। अखबार इनके सामने रखा गया था, मगर वो पढ़ने के बजाय मुस्कुराती नज़रों से मुकद्दस को देख रहे थे। उस्मान और आयशा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि अर्शमान ने इसे हल्की सी मुस्कुराहट पास करते बैठने का इशारा किया।
फरिया बेगम टोस्ट पर हल्का सा मक्खन लगाकर प्लेट में रख रही थी और जैसे ही मुकद्दस करीब आई सबकी नजरें इस पर मरकूज हुई थी। चले वही शुरू करें। इब्तिसाम साहब के कहने पर वो सब ही नाश्ता शुरू किया था, जबकि अब सबके दरमियान बैठी मुकद्दस भी आहिस्ता आहिस्ता इनमें एडजस्ट हो रही थी। मुकद्दस नाश्ता करने के बाद जब अपने कमरे में वापस आई तो कुछ देर तो किताब पढ़ने की कोशिश करती रही, मगर दिल नहीं लगा। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इब्तिसाम साहब का ज्यादातर वक्त स्टडी में गुजरता था, जबकि वो किसी के फैमिली टाइम में दखल अंदाजी देकर इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इतना बड़ा घर है, बंदा गुम ही हो जाए और मैं बस यहाँ बंद होकर बैठ जाऊं। उफ, वो अब शदीद उकताहट का शिकार हो रही थी। वो कमरे में बंद रहने वाली लड़की हरगिज नहीं थी। जिंदगी का धार एक लम्हे में तब्दील हुआ था और मुकद्दस को संभलने का मौका तक न मिल सका। अब वो इस सांचे में ढलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अपनी ख्वाहिश और मर्जी तो शायद काफी अरसा पहले ही जिंदगी से निकल गई थी। फूफो ने जो इसके साथ किया था, इसके बाद तो अब शायद ही कभी इनकी शक्ल देखती। और इसकी सगी माँ जिसने इसे पैदा किया था, और बेहिस बाप, जब जब अपनी महरूमियों का एहसास होता तो बदगुमानियां मजीद बढ़ जाती। आखिरकार वो सारी फजूल और अफसुर्दा सोचों को झटकती, अपना दुपट्टा दुरुस्त करती, कमरे से बाहर जाती, अब्दुल्ला हाउस को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी थी, जो काफी बड़ा, किसी शाही महल की तर्ज पर बना शानदार विला था। वैसे भी अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि वो कमरे में ना रहे, घर में घूमे, कोई एक्टिविटी कर ले, जो मर्जी चाहे करे। ये इसका अपने सगे दादा का घर है। इन्होंने मान ही बख्श दिया था, काफी था। और भला मुकद्दस को क्या चाहिए था? वो सोचों में गुम जैसे ही राहदारी में आई, से इस घर की वसात का अंदाजा होने लगा, जो काफी हैरान कुन था। हर राहदारी में मुगल तर्ज के फानूस झिलमिला रहे थे। दीवारों पर लगे गोल्डन और सफेद रंग के वॉलपेपर घर को मजीद शानदार बना रहे थे। हर चीज ही नफीस और कीमती थी। वो सीढ़ियों के करीब पहुंची, जो सुनहरी और सफेद संगमरमर से बनी हुई थी, और इनके किनारों पर नफीस डिजाइन वाली लकड़ी की रेलिंग थी। सीढ़ियों के नीचे की तरफ एक शानदार लॉबी थी, जहां एक तरफ खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ था, जिससे पानी के हल्के हल्के कतरे गिर रहे थे। फव्वारे के करीब ही एक बड़ा ग्लास टेबल पर था, जिस पर नायाब क्रिस्टल के शो पीस सजे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां दीवारों पर कदीम दौर के फन पारे आवेजा थे। लंबे भारी पर्दे खिड़कियों पर पड़े थे और नेवी ब्लू रंग का सोफा सेट खूबसूरत लग रहा था। बीच में एक चौड़ी सी शीशे की मेज थी, जिस पर चीनी मिट्टी के नाजुक बर्तन रखे थे। फिर वो आगे बढ़ी और लॉन की तरफ जाने वाला दरवाजा खोला। बाहर खूबसूरत बाग का पुरसुकून और दिलकश नजारा वाजे था। चारों तरफ सरसब्ज घास, किनारों पर खजूर और चमेली के दरख्त, और बीच में मार्बल से बना फव्वारा। एक तरफ लकड़ी के झूले लगे हुए थे, जो हवा के हल्के झोंकों से आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। उफ, मम्मा की कितनी ख्वाहिश थी कि हमारे घर में ही इस किस्म का एक छोटा सा लॉन हो। वो देखती तो यकीनन दीवानी हो जाती। वो दुख से सोचती, आंखों में दराई नमी छुपा गई। चल मुकद्दस, अब ज्यादा गरीबों वाली हरकतें ना कर। अंदर चल, वरना सबने कहना है ये लड़की तो सचमुच इस घर को अपना घर समझकर सीरियस हो गई है। वो झुरझुरी लेकर खुद साख्ता सरगोशी करती हाल एरिया में आई थी, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते आज उसने बगौर से लार्ज साइज फ्रेम फोटो को देखा था, जिसमें सब फैमिली के लोग खड़े थे। मगर एक चेहरे पर आकर गोया इसकी निगाहें ठहर गईं और उन्होंने पलटने से इनकार किया। ये नकचढ़ा नवाब ही ईसा अब्दुल्ला है। ओ गॉड, मैं कैसे भूल गई। वो लब दांतों तले दबाए परेशानी से सोच रही थी, क्योंकि एक बात तो तय थी, अगर वो इस शख्स से इस घर में देख लेता तो यकीनन कत्ले आम होना था। उफ, ये किस्मत हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? क्या दुनिया में बस एक ही ईसा अब्दुल्ला था? अल्लाह पाक, जो आपने मुझे यहाँ दुश्मन के मोर्चे में ही पहुंचा दिया। वो आंसू हुई। सकीना, मेरे लिए पानी लेकर आओ प्लीज। वही सुबह वाली शनासा आवाज सुनकर मुकद्दस को हैरत का झटका लगा था, और इससे कबल के ईसा इस लड़की को देखकर पास पुरस करता, वो बगैर पलटे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी, क्योंकि अगर वो देख लेता तो यकीनन यहीं पर ड्रामा लग जाना था। हेलो, एक्सक्यूज मी, ठहरें प्लीज। वो भी साथ ही पीछे बढ़ा था, जबकि मुकद्दस के कदमों ने स्पीड पकड़ ली थी। ईसा बेटा, आ गए आप? वो जो हैरत की मूरत बना दरमियान में ही सीढ़ियों पर ठहर गया था कि अपनी चची की आवाज पर चौंका। जी, ये लड़की कौन है चची? इसने हैरत से इस्तफसार किया। मुकद्दस की बात कर रहे हो? इन्होंने तस्दीक चाही। जी, जो भी नाम है, ये जो अभी ऊपर गई है। वो अब उल्टे कदमों नीचे आ रहा था। तुम्हारे ग्रैंडपा के जानने वालों की बेटी है। अब ये यहीं हमारे साथ इस घर में रहेगी।
उन्होंने मुख्तसर हवाला दिया। हैं, मगर क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा, इसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। रिश्तेदारों का तो आपको मालूम है। इनके जो ग्रैंड पा हैं, इन्होंने ये जिम्मेदारी आपके ग्रैंड पा के कंधों पर डाल दी है। फिर आपको अपने ग्रैंड पा का तो मालूम ही है। ईसा मोतजिब सा एक नजर ऊपर के कमरे पर डालकर सिर झटक गया। इसके दादा भी बस ऐसे ही किसी को भी घर उठाकर ले आए थे। इब्तिसाम साहब के पर्सनल वसीओ अरीज स्टडी रूम में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर गहरी भूरी हल्के रंग की बुक शेल्फ थी। वो नायाब किताबों से भरी हुई पुरानी और नायाब किताबों की जद कागज के बायस एक महक सी थी जो नए आने वाले के नथनों से जरूर टकराती। बस में रखा लकड़ी का मेज जिस पर मुख्तलिफ फाइल्स, कागजात और चाय का कप रखा था, लेकिन मेज के पीछे बैठे इब्तिसाम अब्दुल्ला का ध्यान इनमें से किसी चीज पर नहीं था। वो गहरी सोचों में गुम थे, हाथ में कलम थामे हुए, मगर लिखने के बजाय बस इसको उंगलियों में घुमाते जा रहे थे। माथे पर हल्की शिकनें पड़ी हुई थी जो इनके इस्तराब की गवाह थी। मुकद्दस। इन्होंने आहिस्ता से ये नाम दोहराया। ये लड़की इनके दिल में हमदर्दी और फिक्र दोनों जज्बे जगा चुकी थी। वो जानते थे कि वो किस किस्म की जिंदगी गुजार कर यहाँ आई थी, और यकीनन यहाँ एडजस्ट करना इसके लिए आसान नहीं होगा। क्या मैंने मुकद्दस की जिंदगी को लेकर फैसला सही किया? वो खुद से सवाल कर रहे थे, क्योंकि अब जो वो फैसला करने वाले थे वो यकीनन इनके खानदान में दरार का बाइस बनता। माजी में लिए गए फैसलों की वजह से वो पहले ही बहुत सफर कर चुके थे। क्या मुझे मुकद्दस की मर्जी पूछनी चाहिए? वो किसी गहरी कश्मकश में गिरफ्तार थे। इन्होंने गहरी सांस ली और फिर कुर्सी की पुल से टेक लगा ली, और एक बार फिर माजी की तरफ अपने बच्चों को फैसले की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते थे। आयशा तो पहले दिन से ही मुकद्दस से बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी। उस्मान और बाकी सबका रवैया ठीक है, मगर ईसा, वो एक लम्हे को ठहरे। वो अपने पोते की औरत जात को लेकर बदगुमानियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो परेशानी से उठे और खिड़की के पास जा खड़े हो गए। बाहर रात का फैलता अंधेरा इनके ख्यालात के उलझाव की तरह गहरा हो रहा था। उन्होंने खिड़की से लॉन की तरफ देखा, जहां एक तरफ मुकद्दस आहिस्ता रवि से चलती नजर आई थी। वो इस बच्ची के साथ मजीद कोई ज्यादती नहीं करना चाहते थे। इब्तिसाम अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए आंखें मूंद ली थी, जब इन निगाहों के सामने इकलौती बेटी मलिहा का चेहरा घूम गया था। वो छोटी सी उम्र में इन्हें बड़ा दुख देकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। रात का वक्त था। अब्दुल्ला हाउस में गहरी खामोशी का राज था। सिर्फ हवाओं की हल्की सरसराहट दरख्तों के पत्तों से टकरा कर एक मध्यम सी आवाज पैदा कर रही थी, जो माहौल में सुर बिखेरने का बायस थी। चांद की हल्की रोशनी से हर शय जगमगा रही थी। कारपोच में गाड़ी रुकने की चिड़चिड़ाहट पर वो चौंकी। ये यकीनन ईसा ही था जो पूरा दिन गुजरने के बाद घर वापस आया था। इसने मगन अंदाज में गाड़ी का दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए ठिठक कर ठहर गया। ये इस वक्त यहाँ कौन आ गया है? इसने माथे पर हल्की सी शिकन उभरी चांदनी में एक धुंधला सा सरापा नजर आ रहा था। एक नर्म और नाजुक वजूद जो शायद शायद आहिस्ता रवि से चलता चहलकदमी कर रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। वो वही लड़की थी जिसे इसने इस रोज सुबह किचन में देखा था, वही जिसे इसने मुलाजमा समझकर हुक्म दिया था। मगर वो रात के इस पहलान में क्या कर रही थी? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो धीमी रफ्तार से चलता इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। बगैर कदमों की चाप पैदा किए वो बगौर इसकी हरकत देख रहा था। मुकद्दस के लंबे बाल इसके दुपट्टे के नीचे से थोड़े थोड़े झलक रहे थे, और वो किसी ख्याल में मगन बस चलती चली जा रही थी। मगर जैसे ही मुकद्दस को महसूस हुआ कि वो करीब आ रहा था, इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इसने पलट कर पीछे देखने की हिम्मत ना की, चेहरे पर दुपट्टा रखते बस अपने कदम तेज कर दिए। ईसा ने मशकूक निगाहों से इसकी चाल में बढ़ती तेजी को महसूस किया। ये लड़की इतनी मशकूक हरकतें क्यों कर रही है? ग्रैंडपा से बात करनी होगी। वो जरा नागवारी से जेरे लब बड़बड़ाता सोच विचार में गुम था। मगर इससे पहले कि वो इससे सवाल करता, मुकद्दस ने अपना रुख अचानक बदला और विला के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ईसा ने भी फौरी कदमों की रफ्तार बढ़ाई, मगर मुकद्दस अब तकरीबन दौड़ती हुई अंदर जा चुकी थी। दो दो स्टेप फलांग कर सीढ़ियां चढ़ते इसने झट से कमरे का साइड दरवाजा बंद कर लिया था और रूम लॉक कर लिया था, कहीं वो शख्स रूम में न चला आए। मोहतरमा तो सच में दिमागी मरीजा है। इसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हुई थी, फिर सर झटकता घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था।
अगली सुबह खुद में बेपनाह जाज़ियत और एक उम्मीद लेकर तुलू हुई थी। वो इब्तिसाम साहब के बुलावे पर नाश्ते के फौरन बाद स्टडी में आ गई थी। सदा शुक्र था कि इसका सामना ईसा से नहीं हुआ था। ग्रैंडपा आपने बुलाया था। स्टडी में दाखिल होते ही एक खुशकुन एहसास ने इसे अपने हिसार में जकड़ लिया था। वो इनके इज़हार पर इन्हें ग्रैंडपा कहने लगी थी। जी बेटा, दरअसल हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो गहरी सांस खारिज कर नज़र का चश्मा उतार कर साइड पर रखते बोले, जी कहिए। वो मुतजस्सिस हुई। बेटा, अगर मैं मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला लूँ, तो मेरी बेटी को कोई एतराज़ तो नहीं? वो पूछ रहे थे। बिल्कुल नहीं दादा अब्बू। आप जो मर्ज़ी चाहें फ़ैसला ले सकते हैं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे मोहसिन हैं। वो इन्हें मान बख्श गई। जीती रहो, खुश रहो, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं न? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया। इसके लफ्ज़ लबों में ही अधूरे थे। बुरी बात, अपने बड़ों से ऐसे नहीं कहते। आप बेटी हैं हमारी। और हाँ, हमने मीराम को आपका बताया है। वो आपसे मिलने के लिए पुरजोश है। बस आजकल अपने शौहर के साथ आउट ऑफ कंट्री है। वो वापस आ जाएगी तो आपसे मुलाकात करेगी। यकीनन आपको मिलकर इनसे अच्छा लगेगा। मुकद्दस इनकी ममनून हुई। चले आ जाएँ, बाहर चलते हैं। ज़रा देखें तो घर में क्या हो रहा है। वो इनके साथ बातें करती बाहर तक आई थी। अब्दुल्ला हाउस के पिछले हिस्से में बनी वसी प्राइवेट जिम में नीम अंधेरे का राज था। सिर्फ छत पर लगे एलईडी लाइट्स की मध्यम रोशनी हर सू फैली हुई थी। एक दीवार पर कद आदम आईना नस्ब था, जिसमें हर जाविये से खूबरू और मजबूत शख्स का अक्स दिखाई दे रहा था। शीशे के सियाह फ्रेम वाले दरवाजे के बाहर से देखें तो मंजर कुछ यूं था। ईसा अब्दुल्ला सियाह जिम शर्ट्स और हल्के भूरे रंग की बगैर आस्तीन की टैंक टॉप पहने हुए पसीने में भीगा हुआ था। इसके चौड़े कंधे, सख्त बाजू और तनाव आए हुए फट्टे साफ नजर आ रहे थे। सांसों की तेज रवानी और जिस्मानी मुशक्कत की शिद्दत वाज़ेह थी। वो बेंच पर प्रेस पर लेटा था, दोनों हाथ से भारी वज़न को उठाए हुए था। हर दफ़ा जब वो बाबल को नीचे लाता, इसके बाजू और सीने की नसें मज़ीद उभरतीं। 1, 2, 3। वो ज़ेरे लब खुद से सरगोशी करता, हर सेट मुकम्मल करते हुए खुद को मज़ीद आगे धकेल रहा था। हल्के-हल्के पसीने के कतरे इसकी पेशानी से बहते इसके जबड़े की हड्डी पर जा गिरते, मगर इससे इसकी कोई परवाह नहीं थी। करीब ही एक डिजिटल स्पीकर पर धीमी बीट वाला इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक चल रहा था, जो पूरे माहौल पर समासा बांध रहा था। जिम के एक कोने में डंबल्स, केटलबेल्स, रस्सी और पंचिंग बैग तरतीब से रखे हुए थे, मगर इस वक्त ईसा की तवज्जो सिर्फ एक चीज पर थी, अपनी बर्दाश्त, अपनी कुव्वत बर्दाश्त पर। लेकिन शीशे के दरवाजे के इस पार एक खूबसूरत नज़ारा वाज़ेह था। बाहर हल्की रोशनी में कोई मौजूद था, मगर ईसा को इसका इल्म नहीं था। मुक़द्दस इसकी साँसें बेतरतीब हो रही थीं, वो शायद खुद भी नहीं जानती थी कि इसके कदम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके हाथों में पकड़ी कॉफ़ी के कप की गिरफ्त कुछ लम्हों के लिए कमज़ोर हुई और इससे बेसाख्ता थूक निकलकर लबों को तड़किया। ईसा अब्दुल्ला इसके बिल्कुल ऐन सामने था, पसीने में भीगा, संजीदा चेहरा, मज़बूत बाजुओं में खिंचाव और वो कातिल नज़रें जिनमें मुक़द्दस को अजीब-सी चमक महसूस होती थी। मुक़द्दस ने पलकें झपकाईं, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो क्या देख रही है। मगर अगले ही लम्हे जैसे ही ईसा ने बाबर रख कर अपना सर पीछे किया, आँखें हल्की-सी झपक कर खोली थीं। मुक़द्दस बिजली की तेज़ी से एक तरफ हो गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? दिल में खुद को मलामत करते हुए वो जल्दी से पलटने लगी, मगर इसी वक्त ईसा ने कुछ गैर मामूली महसूस कर मशीन से उठकर तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ठक की आवाज के साथ जिम का दरवाजा खुला था और ईसा बाहर निकला। थोड़ी खुजाता वो खोजती निगाहों से आसपास देख रहा था कि शायद यहाँ कोई मौजूद हो। एक पल के लिए इसने गहरा सांस लिया, चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और फिर हल्के से सर झटक दिया। मुझे वहम हो रहा है। अम्मी राम के अलावा और कौन आ गया है जो यूं चुड़ैलों की तरह हर जगह घूम रहा है? वो खुद से सरगोशी करता हुआ पलटा और दोबारा जिम के अंदर चला गया। या फिर वही दादा अब्बू की मुकद्दस हूर परी होगी जो मुझसे ऐसे पर्दा करती फिर रही है जैसे मैं खा जाऊंगा। इडियट। पलट कर जाते ईसा ने जरा झुंझला कर खुद साख्ता सरगोशी की थी। बदतमीज कॉमेडियन। मुकद्दस की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर जेरे लब नए अलकाब से नवाजती इसकी कराइश आयाइयों पर धीरे से मुस्कुराई थी।
चुड़ैल। इसने आहिस्ता से कुछ साख्ता सरगोशी की और सर झुकाकर तेजी से वहां से निकल गई थी। इससे पहले कि भूत इस चुड़ैल को ढूंढ लेता, मगर अंदर कहीं कोई एहसास था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये शायद पहली बार था कि वो किसी मर्द को इतना सोच रही थी। पाकिस्तान वापस आ जाने के बाद ये इसका पहला कमर्शियल था। वो इस वक्त लोकेशन पर मौजूद थे। शूटिंग लोकेशन एक बेहतरीन स्टूडियो था, जहां हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी। बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर मोबाइल फोन के हाई रेजोल्यूशन क्लोज क्लोजअप चल रहे थे। कैमरामैन, लाइटमैन और दीगर स्टाफ अपनी अपनी पोजीशंस पर मौजूद थे। हर कोई मसरूफ दिखाई दे रहा था। ईसा अपनी पोजीशन पर खड़ा था। मेकअप आर्टिस्ट तेजी से हाथ चलाती इसका टचअप कर रही थी। सामने एक सफेद और नीले रंग की बैकड्रॉप स्क्रीन लगी हुई थी, जिसके आगे ईसा अब्दुल्ला अपने मखसूस अंदाज में जरा स्टाइल से खड़ा था। इसने ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट पहन रखी थी। आस्तीनें आहिस्ता सी चढ़ी हुई थी। वजीहा चेहरे पर हल्की सी संजीदगी अपनी छप दिखा रही थी, जो कैमरे के सामने मजीद जाजिब नजर लग रही थी। लाइट, कैमरा, एक्शन। माहौल में डायरेक्टर की आवाज गूंजी तो सब फौरी एक्शन में आए थे। ईसा ने हाथ में मोबाइल पकड़ा और कैमरे की तरफ देखकर पुरवकार मगर दिलकश लहजे में स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। वो काफी सालों से इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था। वो बोलता जा रहा था और शॉट्स कैप्चर किए जा रहे थे। स्टूडियो में हर शख्स मऊँ हैरत था। ये वही शख्स वाकई कैमरे को डोमिनेट करना जानता था। शूट के दौरान ब्रेक हुई तो ईसा ने साइड में खड़े होकर पानी की बोतल खोली और चंद लम्हे सांस बहाल करने लगा। इसके करीब ही एक नई कम उम्र मॉडल, स्टाइलिश सी मॉडल लड़की खड़ी थी, जो शायद पहली बार किसी शूट का हिस्सा बनी थी। क्योंकि ईसा काफी देर से नोटिस कर रहा था, वो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड थी और हर मामले में दखल अंदाजी दे रही थी। हेलो सर। वो करीब आई। हेलो। इसने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। ईसा के रूड अंदाज पर इसने आंखें घुमाई। सर, आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब कल डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस कमर्शियल में आप भी साथ होंगे तो उफ़! मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे जबकि वो बोलती जा रही थी। ईसा गहरी साँस भर के रह गया। वैसे ईसा सर, आपकी और ज़रताज की जोड़ी वाक़ई लाजवाब थी। मैंने आप दोनों के बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, बट वो स्कैंडल, उफ़! पता नहीं आपके कपल को किसकी नज़र लग गई थी। वो यकदम बोली तो ईसा को अछूता लगा था। सॉरी, ऐसे नागवार निगाहों से घूरा। वही ना सर, कोई लड़की इतनी चीप कैसे हो सकती है? इसने आप पर कितने इल्ज़ामात लगाए थे, मैं तो देखते ही हैरान रह गई थी। और मुझे पक्का यकीन है कि आप इतने कूल से बंदे टॉक्सिक नहीं हो सकते, और अच्छा ही हुआ जो आप ज़रताज के साथ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गए। वो पटर-पटर बोलती जा रही थी, जबकि ईसा की रंगत सुर्ख पड़ गई थी। सबने हैरानी और परेशान तासुरात से ईसा को देखा, जो शायद अपना ज़ब्त आज़मा रहा था। और पता है क्या? वो मज़ीद भी कुछ बोलने की ख्वाहिशमंद थी। बस इसकी ज़बान को गोया ब्रेक लगी। ईसा के सख्त लहजे पर वो उछल कर रह गई। माइंड योर ओन बिजनेस। माना आप न्यू हैं, ओवर एक्साइटेड है, मगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस की इजाजत किसने दी है मिस? वो नागवारी से दबे दबे लहजे में गुराया था। सॉरी। वो सबको एक नजर देख मनमनाई। जरताज। इसने इंतहाई तल्ख लहजे में वो नाम दोहराया था जो इसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा तल्ख बाप था। फिर एक तंजिया हंसी हंसकर मॉडल को घूरा। और अगर तुम काम पर ध्यान देने के बजाय गॉसिप्स पर ज़्यादा ध्यान रखती हो तो शायद तुम गलत फील्ड में हो। एंड वन मोर थिंग, शो सम प्रोफेशनलिज्म। इसके लहजे की सख्ती पर पूरे स्टूडियो का स्टाफ बुरी तरह गड़बड़ाया। सटपटाया सटपटा तो वो लड़की भी गई थी। मॉडल घबरा कर पीछे हट गई थी। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना कूल बंदा इतने उसीले मिजाज का भी हो सकता है। रिपीट इट अप। आई एम डन फॉर टुडे। ईसा ने इसको एक जल्दी निगाह से घूर कर अपना कोट उठाया और किसी को देखे बगैर स्टूडियो से निकल गया था। सब हक्का बक्का रह गए थे, जबकि अब डायरेक्टर्स इसको सख्त निगाहों से घूर रहा था। न्यू मॉडल अरेंज करो इमीडिएटली। वो हुक्म देता वहां से निकलता चला गया था। वो बेचारी तो रुहासू होकर रह गई थी। आइंदा अब वो प्रोफेशनलिज्म पर पीएचडी करके ही किसी से इतना फ्री होने वाली थी। ईसा स्टूडियो से वापसी पर गुस्से से खौलता रश ड्राइविंग करता हुआ बामुश्किल अब्दुल्ला हाउस तक पहुंचा था। गाड़ी एक झटके से पोर्च में रुकी थी।
वो बगैर किसी से मुखातिब हुए घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा था। रात का वक़्त था, यकीनन इस वक़्त तक सब डिनर के बाद अपने-अपने कमरों में बंद हो जाते थे। ईसा बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू रखता, तेज़ कदमों से हाल में दाखिल हुआ था। पूरा विला नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ़ लैंप्स की मद्धम रोशनी ही थी जो ज़रा उजाला बिखेर रही थी। मुकद्दस जो प्यास लगने के बायस नींद से उठकर नीचे आ रही थी कि एकदम किसी पहाड़ जैसे वजूद से जा टकराई थी। एक लम्हे को इसका दिमाग घूम गया था। आह! मुकद्दस के कदम डगमगाए, वो पीछे हटने लगी मगर तवाज़न बरकरार न रख सकी और हल्की सी चीख के साथ गिरने को थी कि आखिरी लम्हा दीवार थाम ली। मुकाबिल खड़े शख्स ने इसे सहारा देना ज़रूरी नहीं समझा था। ना ही नमाज के दुपट्टे के हाले में, अंधेरे में इसका चेहरा इतना वाज़ेह था कि वो शनासाई की मंजिलें तय करता। ईसा एक लम्हे के लिए खुद को संभालने की कोशिश में ठहर गया था, मगर जैसे ही नज़र सामने पड़ी, इसका गुस्सा मज़ीद भड़क उठा था, क्योंकि सामने वही पर्देदार हसीना अभी भी 2 गज़ का दुपट्टा लपेटे नेक परवीन बनी खड़ी थी। ईसा को अपने साथ देख इसे घबराहट सी होने लगी थी। उफ़! वो भी पहचान लेता और फिर इससे आगे इसे सोचा भी नहीं गया था। आँखें बंद करके चल रही थी, यह इरादा ही मुझसे टकराने का था। ईसा की खराग आवाज़ पर वो बुरी तरीके से लर्ज़ी थी। मुकद्दस की पलकें लरज़ीं। वो जल्दी से पीछे हटकर सीधी खड़ी हो गई थी। वो मैं इसने बोलने की कोशिश की मगर मुँह से अल्फ़ाज़ निकलने से इनकारी हुए थे। देखो लड़की, मेरा दिमाग पहले ही आउट है। सिर्फ़ ग्रैंडपा की वज़ह से लिहाज़ कर रहा हूँ और ऊपर से ये जो तुम हरकतें करती फिर रही हो ना, सच में ज़हर लग रही हो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों की इन ओछी हरकतों से कतई मुतासिर होने वाला नहीं। समझी? अगर रात के वक़्त यूँ राह में आकर खड़े होने का शौक है, तो कम से कम सामने देख कर चला करो। इडियट! मुक़द्दस ने होंठ भींच लिए, इसकी नज़रें फ़र्श पर जम सी गई थीं। इसके लफ्ज़ों में हिकारत महसूस कर दिल खून के आंसू रो रहा था। ईसा ने इसे खामोशी से सर झुकाकर खड़े देख तंज़िया अंदाज में सर झटका और मज़ीद कुछ कहे बगैर लंबे-लंबे डग बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया था। मुक़द्दस ने गहरे-गहरे साँस फिज़ा में ख़ारिज करते खुद को सँभालने की कोशिश की। आँखें बंद करके खोलती वो अपनी गैर होती हालत पर काबू पा चुकी थी। ये नकचढ़ा शख़्स हर वक़्त गुस्से में क्यों रहता है? उफ़! मैं कब तक इस सनकी शक से बच सकती हूँ। थैंक गॉड अंधेरे की वजह से ये मुझे पहचान नहीं सका, वरना पता नहीं क्या कर डालता। वो खौफ से सोचती झुरझुरी सी लेकर जल्दी से उल्टे कदमों अपने कमरे की जानिब भागी थी। पानी पीना तो इसे भूल ही गया था। जारी है। तीसरा हिस्सा कल इसी वक़्त। अगर सरप्राइज़ चाहिए तो 1000 लाइक्स मुकम्मल करें।